जय हिंद दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स में। आज हम लोग क्लास 8 का एक्सरसाइज 11 का एक्सरसाइज 11 का कुछ थ्योरी देखेंगे। थ्योरी में क्या क्या हम लोग सीखना है। चैप्टर नंबर क्या है? चैप्टर नाम क्या है? चतुर्भुजों को समझना है। ठीक है, चतुर्भुज को समझना है। चतुर्भुज, अब सबसे पहले बस सवाल आता है कि चतुर्भुज कहते किसको? जिसकी चार भुजा हो चतुर्भुज कहलाते हैं। देखिए जैसे इस फिगर में दिखाया, ये एक वर्ग का चित्र दिखाया गया है। इसमें चार भुजा, देखिए एक भुजा, दो भुजा, ठीक है। देखिए इसमें दिखाया गया है एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा। जिसमें चार भुजा चतुर्भुज कहलाएगा। ठीक है, जिसकी चार भुजा हो चतुर्भुज कहलाएगा। अब इसी को हम लोग को समझना है। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या है? सबसे पहले चतुर्भुजों को समझना है, उसके बाद बहुभुज और बहुभुज का वर्गीकरण। वर्गीकरण मतलब उसको कैसे कैसे तोड़ा गया, कितने भागों में बांटा गया। उसके बाद चतुर्भुजों के प्रकार। ठीक है, इतना चीज़ को हम लोग को समझना है। अब आते हैं हम लोग समझते हैं एक एक करके सबको। सबसे पहले चतुर्भुज को जानने के लिए, और एक चीज़ और देखिए, चतुर्भुज का दैनिक जीवन में उपयोग क्या है, हमारे जीवन में कहाँ उपयोग है। जैसे देखिए दरवाज़ा लगाते हैं तो दरवाज़ा इस तरह से होता है। ये जो चतुर्भुज है, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा। टेबल बना हुआ है, टेबल में भी इस तरह से रहता है, इस तरह से टेबल रहता है। इसमें भी चार साइड से लगा रहता है, चार भुजा रहता है। ठीक है, अगर घर है, घर का जो सतह है वो भी चतुर्भुज रहता है। उसमें अगर टाइल्स बिछाना हो तो उसमें कितना टाइल्स लगता है, क्या रहता है, उसका चतुर्भुज रहता है। ठीक है, इस तरह के चतुर्भुज रहता है। आते अब हम लोग आगे समझते हैं। चतुर्भुज को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या समझना पड़ेगा? समतलीय वर्ग, समतलीय वक्र समझना पड़ेगा। समतलीय वक्र क्या है? ये एक कागज पर एक बिंदु ए से शुरू कर पेंसिल को बिना हटाए दूसरे बिंदु तक मिलाते हैं तो निम्न हम निम्न प्रकार के समतलीय वक्र प्राप्त करते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए एक बिंदु से अगर हम शुरू करने हैं और दूसरे बिंदु बी तक ले गए बिना पेंसिल को उठाए। देखिए अभी हाथ बिना पेंसिल को तो उठाए वहाँ किए, तो ये मेरा क्या बन गया? समतलीय वक्र बन गया। अब देखिए सर्कल भी जो बनता है, देखिए ऐसे करके बनाए, ऐसे करके उठाए, बिना उठाए दूसरे पॉइंट तक ले गए, ए से बी तक ले गए, जो देखिए बन गया है। ठीक है, ये वाला भी बन गया है। ठीक, ऐसे करके गया, बिना हाथ उठाए बना लिए। इसको भी देखिए ऐसे बन जाएगा बिना हाथ उठाए। देखिए कैसे बनेगा? ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे चल जाएगा, बिना हाथ उठाए बन जाएगा। ये भी बिना हाथ उठाए बन जाएगा, ये भी बिना हाथ उठाए बन जाएगा। देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, ये बिना हाथ उठाए बन जाएगा। ये तो सारा क्या है? समतलीय वक्र है। ठीक है, अब सवाल आता है कि किस तरह के समतलीय वक्र है। देखिए किस तरह के समतलीय वक्र है, हम लोग समझते हैं इसको। देखिए ये जो एक नंबर है, नंबर एक, इधर देखिए खुला है तो क्या हो जाएगा? खुली सरल वक्र हो जाएगा। ठीक है, क्या है? खुला है तो क्या हो जाएगा? खुली सरल वक्र। देखिए ये वाला बंद है, ये चारों साइड से बंद है तो क्या हो जाएगा? सरल बंद वक्र, चाहे बंद सरल वक्र हो जाएगा। ठीक, ये भी बंद है चारों साइड से और आसानी से बंद है, ये भी सरल बंद वक्र हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? खुला सरल वक्र हो जाएगा। खुला है तो क्या होगा? खुला हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो पाँचवा नंबर, ये तो बंद है, चारों साइड से बंद है तो बंद वक्र होगा, लेकिन सरल है। आसान है क्या? नहीं, ये टफ है, इसलिए सरल नहीं है लेकिन बंद वक्र है। ठीक है, इस तरह से भी सरल नहीं है, बंद है। ठीक है, ये भी सरल वक्र नहीं है, ये भी सरल वक्र नहीं है, ये भी सरल वक्र नहीं है। ठीक है, इस तरह से हम लोग समझ गए कि इसको देखिए सिंपल सी बात है कि अगर हम लोग को समतलीय वक्र समझना है, मतलब एक पॉइंट से उठाएं दूसरे पॉइंट में ले जाएं, बिना एक पॉइंट से बिंदु ए से स्टार्ट करें, बिना पेंसिल को उठाए दूसरे पॉइंट तक ले जाएं, वो क्या हो जाएगा? समतलीय वक्र करेगा। जैसे देखिए ये भी मेरा समतलीय वक्र है, एक पॉइंट से उठाए दूसरे पॉइंट तक ले गए, लेकिन
पेंसिल को कभी उठाए नहीं। ठीक है, अब आते हैं बहुभुजों का वर्गीकरण। क्या आएगा? बहुभुजों का वर्गीकरण। अब बहुभुजों का वर्गीकरण जानने से पहले हम लोग को सबसे पहले जानना पड़ेगा बिंदु। अब बिंदु किसको कहते हैं? देखिए, बिंदु बिंदु जो है इस समतल में स्थिति को बताने के लिए एक सूक्ष्म चिन्ह है। ये क्या है? सूक्ष्म चिन्ह है। इसमें ना लंबाई होती है ना चौड़ाई होती है। देखिए, जैसे इसमें क्या लंबाई या चौड़ाई है? क्या नहीं है। देखिए, इसमें बिंदु ये दर्शाया गया है यहाँ, इसकी क्या लंबाई और चौड़ाई है? क्या नहीं है। ठीक है, यह बिना आकृति व आकार का है। गणित में इसे क्या कहते हैं? एक सांकेतिक चिन्ह है बिंदु। जैसे देखिए, एक बिंदु है। ठीक है, अब देखिए हम लोग समझते रेखा को। किसी समतल पृष्ठ पर दो बिंदुओं को आपस में मिलाने से जो नई आकृति बनती है उसे रेखा कहते हैं। जैसे देखिए, बिंदु 1 बिंदु 2, ये दोनों को अगर मिला दें तो एक नई आकृति बन गया। ठीक है, ये रेखा मिलेगा, लेकिन इसका अंत नहीं होगा, ये बढ़ते चलेगा। ये एरो का साइन का मतलब इधर भी लेफ्ट साइड भी पूरा बढ़ते चलेगा, राइट साइड से एरो का साइन है मतलब राइट साइड भी पूरा बढ़ते चलेगा। ठीक है, अब रेखाखंड। रेखाखंड का क्या मतलब? रेखा का ही एक खंड होगा। तो रेखा का मतलब ये कभी अंत नहीं होगा, दोनों साइड से चल रहा है। लेकिन रेखाखंड का मतलब इसका दो अंत बिंदु, जैसे एक अंत बिंदु वहाँ एक यहाँ, अभी दोनों को मिला दिए, दोनों का अंत बिंदु हो गया। ठीक है, और एक चीज़ और समझिए, रेखा को अगर हमको दर्शाना है, क्या करना है? रेखा को दर्शाना है। जैसे जैसे देखिए यहाँ समझिएगा, जैसे ये रेखा दर्शाया गया है, दिखाया गया है यहाँ। तो अगर इसको हम सांकेतिक में लिखें तो ये बी और इसमें रेखा का साइन दे देंगे और एरो का साइन दोनों तरफ से दे देंगे। ठीक है, ये ए बी कहलाएगा। समझ में आ गया? अब रेखाखंड, जैसे देखिए यहाँ ये और बी है, इसका कोई भी दोनों तरफ, इसका दोनों एंड पॉइंट है, दोनों तरफ से इसका पॉइंट जो है अंत हो जाता है, बिंदु जो अंत होता है। ठीक है, इसको अगर हम ऐसे लिखें तो क्या लिखेंगे? ए बी ऐसे करके। ठीक है, ये रेखाखंड को दर्शाता है, ये रेखा को दर्शाता है। अब हम लोग समझेंगे किरण। देखिए, किरण को समझेंगे। रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो एक किरण कहलाता है, जिसका एक अंत बिंदु, लेकिन प्रारंभिक बिंदु जो होता है वो अंत बिंदु था। जैसे शुरू से यहाँ से स्टार्ट किए, ये इधर से बढ़ते चल गया। देखिए, स्टार्ट जहाँ से किए वहाँ ये अंत बिंदु है, और इधर जो एरो के साइन का मतलब वो बढ़ते चल गया, ये मेरा क्या कहलाएगा? किरण कहलाएगा। ठीक है, दो चीज़ समझ गए, इतना समझ गए, ये डेफिनेशन को समझ लेने। उसके बाद हम लोग आते हैं आगे। देखिए, अब शीर्ष। देखिए, दो रेखाएं मिलकर, देखिए रेखा क्या हुआ? ऐसे करके आया। ठीक है, और एक रेखा ऐसे गया, दो रेखा मिल गया। ठीक है, और ये जो एंगल ये दोनों मिला, ये वाला जो पोर्शन है शीर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? शीर्ष कहलाता है। इसी को इंग्लिश में वर्टेक्स कहते हैं। देख रहे हैं, ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला रह गया किरण है, दो किरण का जो मिल रहा है। ठीक है, वही जो है क्या कहलाता है? शीर्ष कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग बहुभुज। बहुभुज किसे कहते हैं? केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। रेखाखंड किसको कहते हैं? एक बिंदु और दूसरे बिंदु को अगर मिलाएं, ये दोनों का बिंदु अंत बिंदु हो तो क्या कहलाता है? रेखाखंड कहलाता है। जैसे देखिए, इस आकृति को बनाया गया है, यहाँ से एक रेखाखंड खींचा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ से एक रेखाखंड खींचा गया है, रेखाखंड खींचा गया है, ऐसे करके रेखाखंड खींचा गया, और फिर यहाँ से भी एक रेखाखंड खींचा गया, फिर यहाँ से भी रेखाखंड खींचा गया, यहाँ से भी रेखाखंड खींचा गया। मतलब चारों तरफ से, हर तरफ से रेखाखंड ही खींचा गया है। यहाँ भी रेखाखंड खींचा गया, देखिए ऐसे रेखाखंड खींचा गया, रेखाखंड खींचा गया। मतलब रेखाखंड से जो बनाया जाता है आकृति, रेखाखंड से जो रेखाखंड के द्वारा जो बनता है आकृति, वो क्या कहलाता है? बहुभुज कहलाता है। देखिए, वक्र जो बहुभुज है, ये सारा सब रेखाखंड से ही बना है, ये सारा बहुभुज है। और ये वाला जो है सारा रेखाखंड से बना है। ये देखिए कर्व से बना है। ठीक है, ये क्या बना है? कर्व से बना है। ये बहुभुज है क्या? नहीं है। ठीक, तो आते हैं नेक्स्ट में हम लोग।
बहुभुज समझ गए। अब बहुभुजों का विकर्ण, वर्गीकरण, बहुभुजों का वर्गीकरण, बहुभुजों को कितने भागों में बांटे। देखिए अगर भुज, एक चीज़ और समझिए, देखिए जैसे इस तरह से रहा तो हम लोग ए वाला पार्ट्स, यहाँ से ये जो गया ए क्या कहलाता है, भुजा कहलाता है, भुजा कहलाता है। ठीक है। और ये वाला जो कॉर्नर है, ये वाला, ये दोनों जो पॉइंट मिला, ये वाला पॉइंट, यही शीर्ष कहलाता है, शीर्ष कहलाता है। ठीक है। देखिए तो अगर हम लोग इसमें कितना भुजा है, 3 भुजा है। देखिए 1 भुजा, 2 भुजा और 1 3 भुजा, 3 भुजा है इसलिए यहाँ 3 लिखे हैं। भुजा और शीर्ष, शीर्ष भी 3 होगा। देखिए 1 शीर्ष, 2 शीर्ष और 1 3 शीर्ष। ठीक है। इसी तरह से 4 भुजा को चतुर्भुज कहते हैं, 3 भुजा वालों को त्रिभुज कहते हैं, 5 भुजा वालों को पंचभुज कहते हैं, 6 भुजा वालों को षटभुज कहते हैं, और देखिए 7 भुजा वालों को सप्तभुज कहते हैं, 7 भुजा वालों को सप्तभुज कहते हैं, 8 भुजा वालों को अष्टभुज कहते हैं, 9 भुजा वालों को नवभुज कहते हैं, 10 भुजा वालों को दसभुज कहते हैं। इस तरह से बढ़ते बढ़ते n भुजा तक जाएगा। ठीक है, जिसको n भुज कहेंगे। ठीक, और इसका सबका चित्र दिखाया गया, देखिए इस तरह से। ठीक है, आते हैं हम लोग आगे। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे विकर्ण। किसी बहुभुज, अभी दिखाएं बहुभुज किसको कहते हैं। देखिए ये सारा सब क्या है, बहुभुज ही है ना। ये सब सारा देखिए जितना भी बना है सारा सब क्या है, बहुभुज है। तो ये जो किसी भी बहुभुज का विकर्ण उसके किन्हीं 2 शीर्षों, आसन शीर्षों को छोड़कर जो जोड़ने से प्राप्त रेखाखंड होता है। देखिए आसन शीर्ष, अब एक चीज़ समझिएगा, जैसे देखिए इसको ऐसे, इसको देखिए ऐसे करके एक लाइन खींचे। ठीक है, ऐसे करके एक बना, देखिए एक आयत बना। अब ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो भुजा है, ये वाला भुजा आसन भुजा कहलाया, ये वाला भुजा आसन भुजा कहलाया, ये वाला भुजा आसन भुजा कहलाया, ये वाला भुजा आसन भुजा कहलाया। ठीक है, इसको छोड़कर क्या करना है, इसको छोड़कर, ठीक है, जो देखिए ये वाला आसन भुजा, ये आसन भुजा नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला जो है, और इधर से देखिए यहाँ से भी एक विकर्ण बनेगा। तो ये दोनों जो डॉट डॉट करके दिखाया गया है, यही मेरा क्या कहलाता है, देखिए यही मेरा क्या कहलाता है, विकर्ण कहलाता है, विकर्ण कहलाता है। देखिए ये जो डॉट डॉट का साइन है, यही क्या होता है, विकर्ण। इसका आसन भुजा तो बता दिए कि आसन भुजा किसको कहते हैं, आसन शीर्ष किसको कहते हैं। ये वाला जो पोर्शन बना है ये आसन शीर्ष बना है, लेकिन ये वाला जो डॉट डॉट करके गया है वो आसन नहीं है। अब विकर्णों की संख्या अब कैसे जानेंगे, जैसे देखिए यात में कितना विकर्ण बना, 2 विकर्ण बना। अब इसी तरह से अगर मेरे पास त्रिभुज है, ठीक है, अब त्रिभुज में कितना विकर्ण बनेगा, ठीक, त्रिभुज में कितना विकर्ण बनेगा। और पंचभुज है, पंचभुज में कितना विकर्ण बनेगा, उसके निकालने का फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है, देखिए n इंटू एन माइनस 3/2। जैसे देखिए इसमें कितना भुजा है, आयत में 4 भुजा है, तो n के जगह 4 कर देंगे, फिर 4 माइनस 3 कर देंगे, /2 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से निकलेगा 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, तो 4 गुने 1 4, 4 गुने 1 बटे 4 बटे 2, 2 से कट गया 2। अब देखिए इसमें विकर्ण कितना बनेगा, 2 ही बनेगा, और कोई तो नहीं बनेगा। देखिए और एक बार फिर से पढ़ लीजिए विकर्ण की परिभाषा। किसी बहुभुज का विकर्ण उसके किन्हीं 2 शीर्षों को जोड़ने से प्राप्त रेखाखंड। देखिए 2 शीर्ष, एक शीर्ष, एक वाला यहाँ शीर्ष और एक वाला शीर्ष, 2 शीर्षों को जोड़ दिए तो क्या बना, ये रेखाखंड बनता है। यही वाला रेखाखंड है ना, 2 शीर्षों को जोड़ने वाली रेखाखंड
क्या कहलाता है? विकर्ण कहलाता है। देखिए एक शीर्ष, ये दोनों शीर्ष को जोड़ा है, ये दोनों इसको जोड़ा है, ये दोनों इसको जोड़ा है, ठीक है, इसको विकर्ण कहते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग, अब देखिए बहिर्भाग और अभ्यंतर। अभ्यंतर के मतलब देखिए ये जो चित्र दिखाया गया है ऐसे 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 करके, ऐसे ऐसे करके, इसके अंदर में रंगा हुआ भाग है, मतलब ये अंदर वाला भाग की बात कर रहा है अभ्यंतर। अभ्यंतर और बाहर में देखिए, इसमें बाहर में रंगा हुआ है, ये क्या हो गया? बहिर्भाग। ठीक, अब हम लोग समझेंगे उत्तल और अवतल बहुभुज। उत्तल बहुभुज किसे कहते हैं? अवतल बहुभुज किसे कहते हैं? उत्तल बहुभुज देखिए, जिस बहुभुज के सभी विकर्ण पूरी तरह बहुभुज के अंतभाग में अवस्थित हो उन्हें उत्तल बहुभुज कहते हैं। जैसे देखिए इसमें दिखाया गया है ऐसे करके, जो मतलब जो भी विकर्ण बनेगा वो सारा अंदर में बनेगा। देखिए इस तरह से बना अंदर में, ठीक है, इस तरह से बना है अंदर में, सारा अंदर में बना है। देखिए सारा अंदर में बना है कि नहीं? ये सारा जो भी अंदर में बना है, ऐसा एक अंदर में बना है, इसलिए क्या हो जाएगा? उत्तल बहुभुज। देखिए इसका भी अंदर में बना है, देखिए ये भी अंदर में बनेगा, ये भी अंदर में बनेगा, ये सारा क्या है? बहुभुज कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुभुज कहलाता है। अब प्रत्येक का अंतःकोण 180 डिग्री से छोटा होगा। जिधर मुंह खुला रहता है वो बड़ा होता है, मतलब प्रत्येक का अंतःकोण, अंदर वाला कोण 180 डिग्री से छोटा होगा। जैसे देखिए ऐसे करके बना हुआ चतुर्भुज वर्ग बना, मान लीजिए, तो इस तरह के विकर्ण जो बना गया है, तो देखिए ये वाला जो भाग 180 डिग्री से छोटा होगा, ये वाला जो कोण बना है 180 डिग्री से छोटा बना है, एक वाला कोण 180 डिग्री से छोटा, ये वाला कोण 180 डिग्री से छोटा। उसी तरह से ये वाला कोण जो बना है 180 डिग्री से छोटा बना, ये वाला भी 180 डिग्री से छोटा। सारा कोण जो बनता है अंदर वाला 180 डिग्री से छोटा बनता है, ठीक है। वही कह रहा है प्रत्येक का अंतःकोण 180 डिग्री से छोटा होगा। ये उत्तल हो गया। उत्तल बहुभुज का मतलब जिसका विकर्ण अंदर में बनेगा उत्तल बहुभुज कहलाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज जिस बहुभुज के एक भी विकर्ण बहिर्भाग में हो, बहिर्भाग मतलब बाहर में हो, तो उसे अवतल बहुभुज कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ से एक चित्र बना है, ठीक है, इस तरह से, और इसका जो बना है विकर्ण जो बना है, देखिए ऐसे करके बना है, बाहर में बना है, ये क्या गया? बाह्य भाग हुआ, ठीक है, इसलिए ये अवतल बहुभुज होगा। इस तरह से इसमें भी एक बाहर में बना है, इसमें भी बाहर में बना है, सारा बाहर में बना है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये अवतल बहुभुज हो जाएगा। अब देखिए इसको समझिएगा, स्पष्ट रूप से एक उत्तल बहुभुज के विकर्णों का कोई भी भाग उसके बहिर्भाग में नहीं होता, उत्तल का नहीं होता, लेकिन अवतल का बाहर होता है। जो चीज़ पढ़ा है वही चीज़ इसमें लिखा है। कम से कम एक अंतःकोण 180 डिग्री से बड़ा होगा। अब देखिए 180 डिग्री से बड़ा नहीं रहेगा, ये वाला देखिए, ये वाला पोर्शन जो दिया है 180 डिग्री से बढ़ा देगा। अवतल में 180 डिग्री से ये वाला जो है से बड़ा आएगा, इसमें भी 180 डिग्री से ये वाला बड़ा आएगा। उसमें 180 डिग्री से सारा छोटा था, इसमें अंतःकोण जो आएगा 180 डिग्री से क्या आएगा? बड़ा आएगा, ठीक है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट में। अब जैसे देखिए सम बहुभुज क्या दिया है? सम और विषम बहुभुज, ठीक है। सम बहुभुज किसको कहते हैं? जिस बहुभुज की सभी भुजाएं एवं सभी कोण बराबर होते हैं, क्या कहलाता है? सम बहुभुज कहलाता है। जैसे देखिए ये वर्ग दिया हुआ है, वर्ग दिया है ना, वर्ग का सारा भुजाएं क्या होता है? बराबर होता है। समबाहु त्रिभुज जिसकी सारी भुजा बराबर हो, समबाहु त्रिभुज। देखिए ये सारा सबका भुजा जो है ये सारा क्या होता है? बराबर होता है, इसलिए क्या है? किसका उदाहरण है? वर्ग, समबाहु त्रिभुज, ये सब किसका उदाहरण है? सम बहुभुज का उदाहरण है। अब आते हैं विषम बहुभुज। जिस बहुभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर ना हो विषम बहुभुज कहलाता है। देखिए ये वाला जो त्रिभुज दिया है, सारे सबकी भुजाएं क्या बराबर है? नहीं है।
देखिए आयत का भी सबकी भुजा बराबर है नहीं, ये वाला भुजा देखिए ये दोनों बराबर होता, आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होता है आयत की। देखिए इसमें भी सारी भुजाएं बराबर है क्या, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, विषम बहुभुज का उदाहरण है। चलिए अब हम लोग आते हैं, अब हम लोग समझेंगे अंतःकोणों का क्या समझेंगे, अंतःकोणों का गुणधर्म। अंतःकोणों का क्या समझेंगे, गुणधर्म समझेंगे। अब अंतःकोणों का गुणधर्म क्या कहता है, अंदर के कोण के गुणधर्म क्या कहता है। देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं, देखिए एक चित्र बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से चित्र बन गया। अब देखिए यहाँ से, ठीक है, इस तरह से चित्र बन गया। अब इसको हम दर्शाते हैं। देखिए एक एंगल बनेगा, एक दूसरा एंगल बनेगा, एक तीसरा एंगल बनेगा, ये चौथा एंगल बनेगा, चौथा कोण बनेगा, ये पांचवा बनेगा और ये छठा बनेगा। देखिए एक चतुर्भुज को हम विकर्ण खींचकर, देखिए ये जो विकर्ण खींचे हैं, देखिए ऐसे करके जो विकर्ण खींचे हैं, ये वाला विकर्ण खींच के हम दो त्रिभुज में बांट दिए, त्रिभुज नंबर 1 और त्रिभुज नंबर 2, तो त्रिभुज में बांट दिए। अब हम लोग जानते हैं 7 क्लास में भी पढ़े थे, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग क्या होता है, 180। इसलिए अब हम इसको दर्शा देंगे, ये बी सी और डी। और अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अंतःकोणों का गुणधर्म, अंदर वाले कोणों, अंतःकोणों का मतलब अंदर वाले कोणों को। देखिए ये जो चित्र बनाया उसके अंदर वाले कोण का गुणधर्म क्या, क्या गुणधर्म है, क्या इसका गुण है, उसके बारे में जानना है। तो ये चतुर्भुज जो बना है उसको विकर्ण खींचकर इसको हम दो त्रिभुज में बांट दें। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो लिखेंगे आगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज की अंतःकोणों का योग योग 180 डिग्री होता है, इतना जानते हैं। इसलिए त्रिभुज, देखिए इस त्रिभुज को देखिए यहाँ, त्रिभुज ए बी डी, ठीक है, क्या, ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी डी में। अब त्रिभुज ए बी डी में क्या बनेगा, एंगल ए, एंगल बी, एंगल डी, मतलब एंगल 1, एंगल 2, एंगल 6। देखिए एंगल 1, एंगल 2 प्लस एंगल 6, ठीक है, एंगल 6, एंगल 6, तीनों को जोड़ने पे कितना आता है, 180 डिग्री आता है, ठीक है, इक्वेशन 1। ठीक, अब त्रिभुज देखिए कौन सा त्रिभुज बनेगा,
बी त्रिभुज कौन सा बन जाएगा अब, बी सी डी। देखिए अब त्रिभुज बी सी डी में अब देखिए त्रिभुज बी सी डी में, अब त्रिभुज बी सी डी क्या बनता है, एंगल 3, देखिए एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, तीनों को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा क्या, 180 आना चाहिए। एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, इक्वेशन 1। अब देखिए ये दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, चार सारा जुड़ जाएगा। अब देखिए इस तरह से सारा जुड़ जाएगा, सारा एंगल को जोड़ दिए तो टोटल जुड़ गया। अब इस तरह से पूरे, ये देखिए पूरे चतुर्भुज का अंतःकोणों का योग निकल जाएगा, है ना। यही तो हम लोग को समझना है, अंतःकोणों का गुणधर्म। ठीक है, इसलिए दोनों इक्वेशन को जोड़ने पे समीकरण 1 प्लस 2। ठीक है, अब समीकरण 1 प्लस 2 करेंगे तो क्या आएगा, देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 प्लस 180 टोटल। अब देखिए यहाँ देखिए एंगल 2 और 3 मिलके क्या बना है, बी। एंगल 1 ये, और 5 और 6 मिलके, 5 और 6 मिलके कितना बना है, डी। देखिए मिलाते हैं इसको, एंगल 1 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल ये, और 2 और 3 मिलके क्या बना है, बी बना है, एंगल बी। ठीक है, और सी 4 बना है, एंगल सी, और 5 और 6 मिलके क्या बना है, एंगल डी बना है, बराबर 180 और 180 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से 360 डिग्री हो गया। मतलब चतुर्भुज के अगर 4 भुजा है तो उसके अंतःकोणों का योग कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा। इसी तरह से अगर लाए थे तो कहाँ चल गया, देखिए 4 भुजा रहा तो जोड़ने पे कितना आ गया, देखिए अगर 4 भुजा रहा तो चारों भुजा के अंतःकोणों को जोड़ें, अंदर वाले कोनों को, तो 360 डिग्री आया। इसी तरह से अगर हम देखिए 3 भुजा को लिए तो 180 डिग्री आएगा, 4 भुजा लिए 360 डिग्री आएगा, अगर 5 भुजा ले लिए तो 540 आएगा। इसका अंतःकोणों की बात कर रहा है, अंदर वाले कोनों की बात कर रहा है। इसी तरह से अगर 6 भुजा लेंगे तो 720 आएगा। ठीक है, 7 भुजा लेंगे तो 900 आएगा, 8 भुजा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1080 आएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, देखिए बाह्य कोनों के बारे में आएंगे। बाह्य कोनों के देखिए, जैसे अभी हम लोग बनाए थे ऐसे करके त्रिभुज। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो कोण बना है बाहर, ठीक है, जैसे रेड वाला जो है, रेड वाला कलर का है, देखिए ये अंतःकोण हो गया। ठीक है, अंतःकोण हो गया। और ब्लू वाला सारा क्या हो गया, देखिए ब्लू वाला सारा क्या हो गया, बाह्य कोण हो गया। ठीक है, देखिए इस तरह से इधर गया है, ये क्या हो जाएगा, बाह्य कोण। तो बाहर वाला बाह्य कोण कहलाता है। ठीक है, अब इसका गुणधर्म हम लोग को समझेंगे, बाह्य कोणों का गुणधर्म। ठीक, तो हम लोग
चलिए समझते हैं इसको। क्या हो गया, लिखेंगे बाह्य कोणों का गुणधर्म। देखिए हम लोग को क्या समझना है, बाह्य कोणों का गुणधर्म। अब देखिए बाह्य कोणों का गुणधर्म, इसके पहले जान लिए। देखिए एक बहुभुज की भुजाएं जितनी भी हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, जितना भी हो, उसके बाह्य कोणों का योग हमेशा कितना आएगा, 360 डिग्री ही आएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग सिद्ध करके दिखाते हैं कि कैसे आता है। तो चलिए हम लोग आते हैं इसको। देखिए मान लीजिए ठीक है, देखिए एक त्रिभुज बनाते हैं। ठीक, ठीक है, इस तरह से बन गया हम लोग का त्रिभुज। अब देखिए इसका बाह्य कोण बनाते हैं हम लोग। बाहर वाला कोण को क्या कहते हैं, बाह्य कोण। देखिए बाह्य कोण, बाह्य कोण। ठीक है, देखिए एक चीज़ और समझिएगा, रेखिक युग्म। देखिए रेखिक युग्म एक हम लोग क्लास 7 में है और 10 में भी है, 9 में भी पढ़ना है। ठीक है, रेखिक युग्म। अब रेखिक युग्म देखिए, जैसे देखिए एक रेखा खिंचाया। ठीक है, देखिए मान लीजिए एक पॉइंट है, एक पॉइंट से इधर रेखा गया। ठीक है, और एक इधर भी रेखा खंड गया, और यहाँ जो बना 180 डिग्री का कोण, यही क्या कहलाता है, रेखिक युग्म कहलाता है। तो देखिए और एक चीज़ और इसका, देखिए ये रेखिक युग्म जो बना, और यहाँ से जो देखिए इसको हम लोग इधर समझते हैं। देखिए रेखिक युग्म जैसे एक बना, ठीक है, ये इस तरह से बन गया, अब बीच में गया। अब देखिए एंगल ये प्लस एंगल बी, देखिए ये दोनों एंगल, ये 180 डिग्री का कोण बनता है कि नहीं, ये दोनों टोटल 180 डिग्री का कोण होता है। कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। तो एंगल ये प्लस एंगल बी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का होगा। ठीक है, यही क्या होता है, रेखिक युग्म होता है। इसको समझ लेना है, तब इसको हम लोग को समझने में आसानी होगी। तो देखिए ठीक है, ठीक है, अब देखिए हम लोग इसको मानते हैं। देखिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। ठीक है, तो देखिए एंगल 1 और 2 ये टोटल ये दोनों रेखिक युग्म बनाएगा। देखिए यहाँ से एक रेखा खींचा हुआ और यहाँ गया है, ये दोनों क्या बनाता है, रेखिक युग्म बनाता है, रेखिक युग्म बनाता है। देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री। अभी हम दिखाएं कि ये दोनों को जोड़ने पे 180 डिग्री होता है। कहाँ से, रेखिक युग्म से। कहाँ से, रेखिक युग्म से। ठीक है, रेखिक युग्म से। और इसी तरह से एंगल 3 प्लस एंगल 4 ये भी बनाएगा 180 डिग्री। कैसे, रेखिक युग्म के माध्यम से। ठीक है, एंगल 5 और एंगल 6 ये भी बनाएगा 180 डिग्री, सारा रेखिक युग्म से। ठीक है, तो अगर हम इन तीनों को जोड़ देते हैं, तीनों को, तो देखिए क्या बन जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको समीकरण 2, ये समीकरण 3।
ठीक है। अब आते हैं समीकरण 1 2 3 प्लस प्लस एंगल 1 एंगल 2 प्लस एंगल 3 अगर जोड़ते हैं तो देखिए एंगल 1 और एंगल 2 बराबर कितना आता है 180 180 और एंगल 3 और एंगल 4 भी 180 थे प्लस 180 और एंगल 5 और एंगल 6 ये भी 180 आता है। देखिए यहाँ दिखाएं एंगल 1 और 2 3 और 4 तीनों करके क्या 180 करके 180। अब देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 बराबर 180 180 180 तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 540 डिग्री आएगा। ठीक है। अब देखिए त्रिभुज का अंतःकोण क्या क्या बना है एंगल 1 बना है एंगल 3 बना है और एंगल 5 बना है। तो त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 6 बराबर 540 डिग्री। इसको इधर रीअरेंज किए। ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे एंगल 180 डिग्री प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 6 बराबर 540 डिग्री। यहाँ लिखेंगे चूँकि त्रिभुज के अंतः तीनों कोणों का योग अंतः तीनों कोणों का योग क्या हो जाता है 180 डिग्री होता है। ठीक है। तो देखिए एंगल 2 एंगल क्या बच गया 2 4 6 2 4 और 6 बराबर कितना आएगा 540 और ये जो 180 आया है 180 ये उलट के देखिए ये जो 180 आया है ये वाला बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ -180। ठीक है। अब देखिए एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 6 बराबर कितना बचेगा देखिए 540 में तो 180 घटा देंगे तो 360 डिग्री। ठीक है। तो क्या होता है कितना भी भुजा हो उसका बाह्य कोण हमेशा कितना आएगा 360 ही आएगा। ठीक है। इसका 360 ही आएगा। अब हम लोग थ्योरी को ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन पे आएंगे। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।